प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर एक 15 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आप वीडियो को रोककर समय को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है थर्ड, FA1, FA2, SA1, FA3, FA4 एंड SA2, जिसे हम आगे डिटेल में समझते हैं। एक पूरे सत्र के अंदर जो CCE है वो दो भागों में बटी होती है, FA में और SA में। FA का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट और SA का मतलब है सुमेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वह 40% सिलेबस को कवर करता है, जबकि सुमेटिव असेसमेंट होता है वह 60% सिलेबस को कवर करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के 4 भाग हैं, FA1, FA2, FA3 एंड FA4, जबकि सुमेटिव असेसमेंट के 2 भाग हैं, SA1 एंड SA2। जब फॉर्मेटिव असेसमेंट 40% है तो प्रतिका कितना है 10%, और सुमेटिव असेसमेंट 60% है तो इसके 2 भाग हैं, तो दोनों के कितने कितने हो गए 30-30%। तो जो इनका जो पूरे सत्र भर का जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट होगा, उसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड होगा, उसके बाद सुमेटिव होगा फर्स्ट, एंड देन फॉर्मेटिव असेसमेंट थर्ड, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 एंड देन सुमेटिव असेसमेंट 2। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। हमारा यहाँ पर जो उत्तर है वह है ए, राम वाज हैप्पी, जिसे हम आगे डिटेल में समझते हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव 2 रूप में होते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज एंड प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज क्या होता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, जबकि प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है, ओनली एडजेक्टिव नो नाउन। तो जैसे कि राम वाज अ हैप्पी बॉय, यहाँ पर हैप्पी के बाद में बॉय क्या आया, एक नाउन आया है, जिसका भी हमें दिमाग में कोई चित्र बनता है वो सब क्या होता है, नाउन होता है। जैसे कि कोई लड़का है तो हमारे दिमाग में चित्र बनेगा, कोई पेड़ है तो चित्र बनेगा, जिसका भी हमारे दिमाग में चित्र बनेगा वह सब क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर जो बॉय है वह नाउन है, उसके आगे हैप्पी एडजेक्टिव है, उसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है ये वाला। तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव यूज। लेकिन प्रेडिकेटिव यूज में क्या होगा, हैप्पी के बाद नाउन नहीं होगा, तब शर्त है उसके आगे, हैप्पी के आगे आर्टिकल भी नहीं होगा। ये 2 चीज़ों को आप ध्यान रखना, तो ये आप आसानी से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है जेड। अंडरलाइन लेटर एस की जगह पर हमें फोनेटिक सिंबल का यूज करना है। अगर आपने इसे गल स पढ़ा तो आपने उत्तर किया होगा एस, और आपका उत्तर गलत, क्योंकि यह गल स नहीं होके गल ज है। जब गल ज है तो फिर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ये वाला ज, ये वाला ज और ये वाला ज। तो हमें अब उपयोग कैसे करना है उसको सीखते हैं। एस का प्रयोग तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं स के लिए, जैसे कि यहाँ स्पेलिंग है सी, इसमें एच नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एस है, तो हम सीधा सीधा स के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। एस का ऐसी लिखा है, इस सीख में भी ऐसी आएगा और इसमें भी ऐसी आएगा, इसका उपयोग सीधा सीधा है। लेकिन जब यहाँ पे गल स का उच्चारण गल ज है तो फिर हमें इन तीनों में से एक का उपयोग करना है। इस D3 का उपयोग हमें तब करना है जब जे और जी वर्ड के अंदर हों, जैसे कि ये जज लिखा हुआ है, जज में ये जे है तो इसकी जगह पर D3 कर दिया, और यहाँ पर जी है तो उसकी जगह पर भी D3 कर दिया, जज। ये जरूरी नहीं है कि
जे और जी दोनों एक साथ हों, अलग अलग भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डी के साथ जो 3 है ये एक तरह का जेड ही है कर्सिव लेटर का, जिसे हम D3 के रूप में जान सकते हैं। यहाँ पर नीचे जेड है, इसका प्रयोग सीधा सीधा हम कर सकते हैं ज के उच्चारण के लिए, जहाँ पर जेड US और S हो। जैसे कि यहाँ पर काऊ स नहीं हो के ये काऊ ज है तो जेड का लिख दिया, पेन ज जेड लिख दिया, जू में सीधा सीधा जेड लिख दिया। ये हस स बैंड नहीं है, हस बैंड है। तो यहाँ पर US जब भी आए तब यह उच्चारण किसका देगा, जेड का देगा। तो यहाँ पर एस की जगह पर हमें जेड लिखना है। नीचे देखिए ई ज, ये IMP है। तो यहाँ पर देखिए जब भी ई ज आए और कम से कम 2 लेटर हों या 3 लेटर हों तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहेगा कि एस का उपयोग करना है कि जेड का करना है। अगर 2 या 3 ही लेटर हैं तो हम 80% शब्दों में जेड का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 या 3 लेटर से बड़ी स्पेलिंग है, जैसे कि दिस, इसमें 4 लेटर हैं, मिस इसमें 4 लेटर हैं, तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा जिसे देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर तो सीधा जेड कर दिया, ही ज, यहाँ पर भी जेड कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे दी ज नहीं हो गए, दी स है तो स की जगह पे एस, यहाँ पे मी स है तो एस की जगह पर एस ही लिखा है। अब नीचे देखिए जे, जे का प्रयोग आपको झ के उच्चारण के लिए नहीं करना है, जे का प्रयोग आपको य के उच्चारण के लिए करना है, ये ध्यान रखना। जैसे कि Y और U आएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए यस, यस में य का जो उच्चारण है तो आया Y की जगह पर जे का उपयोग। नीचे देखिए यूनिट, यूनिट में भी य साउंड है तो आया यू की जगह पर जे। लेकिन अंकल में देखिए, अंकल में यू साउंड नहीं है, यहाँ पे अ का साउंड है, अ, इसलिए यहाँ पर ए का उपयोग किया है। मेरा फोनेटिक पर एक बड़ा टॉपिक शीघ्र ही यूट्यूब पर अपलोड होगा, जिसे आप देखिएगा। 2 नंबर का प्रश्न आएगा और 2 प्रश्न आएंगे इसमें। नेक्स्ट, गूगल प्ले स्टोर पर मेरा एक रीट एग्ज़ाम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का ऐप है, जिससे आप सर्च कर सकते हैं रीट टीना मेहता के नाम से। तो आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा जिसमें आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, पेपर वगैरह, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। लोगो आपको ऐसा दिखाई देगा। आपका समय यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। आपको यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है उसके बारे में बताना है। हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है डी, इम्फेटिक प्रोनाउन। कैसे है उसे भी हम समझते हैं। विकल्प ए है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये तब होगा जब सेंटेंस के अंदर ईच, एवरी, आइदर और नाइदर होगा। ये कोई भी वर्ड नहीं है, इसलिए ए तो है ही नहीं। दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये तब होगा जब सेल्फ या सेल्व्स लगा होगा तब। यहाँ पर देखो सेल्फ लिखा हुआ है तो ये हो सकता है, तो हमारा यह एक ऑप्शन होगा। इसके नीचे सी में क्या है, एनी, समवन, ऑल और नन होगा तो इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा। ये भी नहीं है तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। अब हमें ये और ये, इन दोनों में से एक का चुनाव करना है। तो मेरे तुक्का लगाने का आर्ट वाला वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि तुक्का कैसे लगाना है। अब हम यहाँ पर इसे और आसानी से समझते हैं, जिसे देखिएगा। राम पनिश्ड हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर हिमसेल्फ वर्ब के जस्ट बाद आएगा। जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होगा कि माई सेल्फ होगा, वह जस्ट वर्ब से पहले होगा।
यहाँ पर देखिए नीचे एक और एग्जाम्पल है इम्फेटिक प्रोनाउन का, आई विल बिल्ड द हाउस माई सेल्फ। यहाँ पर देखिए वर्ब से पहले नहीं है लेकिन सब्जेक्ट के बाद है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इम्फेटिक प्रोनाउन या तो वर्ब से पहले होगा या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद में होगा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, आई के बाद माई सेल्फ है, तो सब्जेक्ट के बाद आया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए हाउस है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आया, अर्थात जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वह हमेशा वर्ब के बाद आएगा, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन है वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर का पता करना है। हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है डी, स्लोली। कैसे है हम इसे समझ। सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ टाइम को देखते हैं, जिसमें समय से संबंधित शब्द होंगे, जैसे कि डेली है, सून है, सिंस है। उसके नीचे एडवर्ब ऑफ प्लेस, अर्थात इसमें स्थान से संबंधित शब्द आएंगे, जैसे कि इन, अप, हियर, देयर, माने अंदर, ऊपर, यहाँ, वहाँ इत्यादि। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, इसमें क्या आएंगे, जैसे कि अगेन, ऑफ्टन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस इत्यादि शब्द आएंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर में फास्ट, स्विफ्टली, क्विकली, इजीली, स्लोली, लाउडली इत्यादि शब्द होंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है आपने कोई काम किया है तो कैसे किया है, शीघ्रता से किया है, आसानी से किया है, तेजी से किया है, किस तरीके से किया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, या नंबर का मतलब होता है संख्या, अगेन अगेन एंड अगेन, बार बार। ऑफ्टन यानी अक्सर, सेल्डम कभी कभी है। डिग्री या क्वांटिटी या मात्रा को दर्शा रहा है, जैसे कि फुल्ली, वेरी, रादर इत्यादि। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, जैसे कि राम गरीब है फिर भी ईमानदार है, ये एक तरह का कॉन्ट्रास्ट है। तो कॉन्ट्रास्ट संबंधित जो होंगे उसमें होंगे हाउएवर या दो। कंडीशन शर्तों को दर्शाता है, उसमें हेड या इफ लगे होंगे। एक्सटेंड ये सीमा को दर्शाता है, सो फार, टिल नाउ ऐसे शब्द होंगे। रीजन कारण को दर्शाता है, इसमें देयर फॉर, हैंस, ऑन अकाउंट ऑफ इत्यादि शब्द होंगे। एफर्मेशन या निगेशन ये सर्टेनली, श्योरली, सेल्डम इत्यादि को दर्शाता है, ताकि हमें इसके बारे में पता पड़ जाए कि यह कौन सा एडवर्ब है। तो हमारा जो प्रश्न था उसमें क्या था, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि यह वहाँ पर स्लोली लगा है, और स्लोली लगा इसका मतलब क्या है कि वह कार्य कैसे हो रहा है उसके बारे में बता रहा है, धीरे से हो रहा है यूँ। क्योंकि डेली एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड है, देयरफॉर रीजन से रिलेटेड है, तो हमारा सही उत्तर है एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, आपका समय स्टार्ट हो चुका है। जो सही विकल्प है वह है सी, जिसे हम समझते हैं। बी की स्पेलिंग देखिए, EXPLAIN, अर्थात एक्सप्लेन, व्याख्या करना, ये बिल्कुल सही है। जब भी इसमें हम सन जोड़ते हैं तो इसके अंतर्गत से आई हट जाता है और हो जाता है एक्सप्लेनेशन। तो ए भी सही है, बी भी सही है, ऑल आर राइट, इसमें भी ऑल की स्पेलिंग सही है, आर की भी सही है और राइट की भी सही है। तो ये तीनों सही हैं और ये सी है वह क्या है, गलत है। ऐसी एक छोटी मिस्टेक है ग्रामर में भी। ग्रामर की भी सही स्पेलिंग क्या है, GRAMMAR, जबकि अधिकतर लोग GRAMMER कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट,
हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है डी। ही सेड दैट द सन इज अ स्टार। कैसे, अब इसे हम समझते हैं। यहाँ पर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह पास्ट टेंस में है, तो हमें पीछे का टेंस बदलना होता है। लेकिन शर्त क्या है, जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, तो हम टेंस नहीं बदलते हैं। सिर्फ इन्वर्टेड कोमा का जो स्टार्टिंग लेटर है कैपिटल, उसे हम स्मॉल कर देते हैं। साथ में अगर कनेक्टिव की ज़रूरत है तो हम कनेक्टिव लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ही सेड का ही सेड कर दिया, हमने इन्वर्टेड कोमा की जगह कनेक्टिव दैट लगा दिया। द THE यहाँ पर क्या है, टी कैपिटल है तो हमें टी स्मॉल करना है, तभी यह सही होगा। अब ऊपर का विकल्प सी है वो भी सही है, लेकिन इसमें क्या है, कैपिटल है, इसलिए यह गलत है। तो हमारा सही विकल्प डी सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प है वह है ए, राइट है। कैसे, जिससे हम समझते हैं। वी यूज प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन फ्रेमिंग के अंतर्गत क्वेश्चन टैग आता है, जिसमें स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट होता है उसी के आधार पर हमें प्रोनाउन का उपयोग करना होता है क्वेश्चन टैग के अंतर्गत, जिससे हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही है तो ही का हमने क्वेश्चन टैग क्या यूज़ किया है, ही यूज़ किया है। फ़ोन क्या है, निर्जीव है, उसकी जगह पर हमने ईट का उपयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन सिंगुलर है। नोबडी, कोई भी नहीं, ये संख्या में ज़्यादा हो सकते हैं, तो इनकी जगह पर हमने प्रोनाउन दे का यूज़ किया है। रानी क्या है, लड़की है, लड़की की जगह हमने प्रोनाउन सी का उपयोग किया है। राम लड़का है, तो लड़के की जगह हमने प्रोनाउन ही का उपयोग किया है। तो यहाँ पर हमारा जो रूल्स है, वी यूज़ प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग, सही बात है, क्योंकि ये सब ही, ईट, दे, सी, ही, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। अब हम क्वेश्चन टैग के अंदर ये भी एक सावधानी रखनी है कि यहाँ पर जैसे कि टेंस परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर इज़ नॉट है तो हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में लगाना है, क्योंकि यहाँ पर यह नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट हट जाएगा और इज लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डिडंट है तो डिडंट शॉर्ट फॉर्म किसका है, डिड नॉट का, तो यहाँ पर सिर्फ डिड रहा। हैज यहाँ पर देखो पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम पॉजिटिव वापस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोबडी पहले से ही नकारात्मक सेंटेंस है। इसे सावधानी से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट नहीं लगा है, लेकिन नोबडी क्या है, वास्तव में नकारात्मक सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर हैव पॉजिटिव में लगा हुआ है। अब यहाँ देखिए रानी ईट्स, अब ईट्स ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सीधी यूज़ नहीं होती है, तो इसकी जगह पर देखिए यहाँ पर नेगेटिव में डज नॉट लगा है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वह क्या हो गया, डज नॉट। सेम टू सेम नीचे भी ऐसा ही है, तो आप इसे आसानी से समझिएगा। नेक्स्ट, हमारा यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है कंजक्शन। कैसे, जिसे हम समझते हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल ये तीनों के तीनों वर्ब के ही टाइप है। हमारे पास जो वर्ब का टॉपिक है, अगर जिसे वर्ब आती हो उसके लिए अंग्रेजी बिल्कुल सरल है। जिसे वर्ब के बारे में ज्ञान नहीं है वो कौन सा भी टॉपिक पढ़ ले।
वो रट्टा मार के तो कर सकता है लेकिन दिमाग से कभी कार्य नहीं कर सकता है। तो वर्ब के टॉपिक को आसानी से समझिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब ये 3 प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। ये आपके टॉपिक का ही भाग है। इन्फिनेटिव में क्या होगा, जो वर्ब होगी वो टू से स्टार्ट होगी, टू लगा होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो उसे हम कहेंगे इन्फिनेटिव वर्ब। यहाँ पर देखिए टू को। जीरंड क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा, तो यहाँ स्विमिंग हो गया, ये क्या हो गया, जीरंड। फिर है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी 3 भाग हैं लेकिन अपन को डीप में नहीं जाना है, सीधा हमें समझते हैं पार्टिसिपल क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी। तो यहाँ पर हैविंग कंप्लीटेड हो गया ये। फिर है कॉजेटिव वर्ब। कभी कभी बहुत सारे एग्जाम में दिया है कि कॉजेटिव वर्ब की पहचान करिए, तो जब मुख्य जो पॉजिटिव वर्ब हैं हैव, गेट और मेक, इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद है रेगुलर एंड वीक वर्ब। जो रेगुलर वर्ब है उसे वीक वर्ब कहते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी वर्ब रेगुलर है, जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब दोनों एक जैसी होती हैं तो उसे हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जब तीनों अलग हैं, जैसे कि डू, डिड, डन, यहाँ पर तीनों अलग अलग हैं, तो इसे हम इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब बोलेंगे। इसके नीचे है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। यहाँ पर आई एम प्लेइंग लिखा हुआ है, तो जो एम है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जबकि यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, आई प्लेड फुटबॉल, ये प्लेड यहाँ पर मेन वर्ब है, तो ये भी है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी आईएमपी है। जब भी हमारे पास अगर हेल्पिंग वर्ब आई एम प्लेइंग ये तो है, लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए आई एम अ बॉय, तब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एम हेल्पिंग वर्ब न होके मेन वर्ब बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब नहीं होगी तब ऐसा होगा। इसे भी आप सावधानी से याद रखिएगा। फिर है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, अर्थात इसमें जो सेंटेंस होते हैं उनके उत्तर नहीं मिलते हैं। जैसे कि आई रन, मैं दौड़ता हूँ, तो इसका हमें कोई उत्तर नहीं मिलता ज़्यादा। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा, हमें उत्तर मिलेगा। जैसे कि आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेली, मैंने क्या खेली, मैंने फुटबॉल खेली, तो हमें उत्तर मिलता है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ देखिए नीचे और सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। यह नाउन का जस्ट उल्टा होता है। सिंगुलर वर्ब में क्या होगा, एस लगेगा, लेकिन अगर नाउन है तो क्या होगा, एस नहीं लगता है। वर्ब में एस लगेगा सिंगुलर में, प्लूरल वर्ब में एस नहीं होगा, जबकि नाउन होगा तब एस होगा। फिर है एक्टिव वर्ब। एक्टिव वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों हो सकती हैं, जबकि पैसिव वर्ब कौन सी होगी, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसे आप पूरे चित्र को एक बार और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, हमारा यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, ही। कैसे, इसे हम समझते हैं। हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं उन्हें हम आई और वी कहते हैं, जो कि स्पीकर होते हैं, बोलने वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ पर 2 पार्ट होंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब का, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच का। तो यहाँ पर आई और वी जो वक्ता बोलने वाले होंगे उसे स्पीकर कहते हैं। जो सेकंड पर्सन होगा यू,
वो क्या है, सुनने वाला होता है, तो उसे हम लिसनर बोलेंगे। और जो थर्ड पर्सन होते हैं, ही, सी, इट और दे, जब आई और वी और यू बातें कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें ही, सी, इट, दे क्या है, वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं। इसीलिए इसे हम एब्सेंटी पर्सन के नाम से जानते हैं तथा इन्हें हम थर्ड पर्सन भी कहते हैं। इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आई, वी, यू इनका परिवर्तन होगा। इसे आप याद रखिएगा। मेरा पार्ट 2 20 क्वेश्चन के साथ शीघ्र ही यूट्यूब पर अपलोड होगा, जिसे आप देखिएगा।